हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1। नाम है चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसे हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस एक टॉपिक बचा है, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसे हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाम पे ध्यान दीजिए। कायिक प्रवर्धन, कायिक मतलब होता है शरीर, बॉडी। प्रवर्धन मतलब वृद्धि, यानी शरीर से वृद्धि, वेजिटेटिव पार्ट से वृद्धि, तब कहलाता है कायिक प्रवर्धन। इसमें कोई विशेष संरचनाएं जैसे कोनिडिया हो गया, स्पोर्स हो गया, ऐसी चीजें नहीं बनती। सीधे पौधे के शरीर से नया पौधा बन जाएगा, उसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। पादपों में कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नई संतति उत्पन्न होने को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। डायरेक्टली प्लांट बॉडी से, प्लांट बॉडी पार्ट से नया पौधा बन जाएगा, तब हम उसे कहेंगे कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पौधे के जिस भाग से नई संतति बनती है उसे प्रवर्ध यानी प्रोपग्यूल कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे आलू में आंख, पोटैटो आई, और अदरक में राइजोम। आलू अगर बहुत दिनों तक रखे रहते हैं तो जो आलू में निशान यानी स्कार्स होते हैं उसे कहते हैं पोटैटो आई, और उससे बहुत छोटे छोटे पीले कलर की संरचनाएं निकलने लग जाती हैं, तब हम कहते हैं कि वो एक नया पौधा बन रहा है। अदरक में भी ऐसे ही होता है, उस पर बहुत सारी नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं यानी गांठें होती हैं, और जब हम उसको जमीन में बो देते हैं तब उससे भी नया पौधा निकल आता है। तो आलू में आंख और अदरक में राइजोम क्या हो गया? प्रवर्ध, क्योंकि इसी भाग से नया पौधा बन रहा है। अब समझते हैं कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ये दो प्रकार का होता है कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये तीन तरह से होता है, तने द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा, बाय स्टेम, रूट एंड लीफ। दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी तीन तरह से होता है, कर्तन, दाब लगाना और रोपण, बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब समझते हैं विस्तार से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें पहले आता है तने के द्वारा, बाय स्टेम, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे भूमिगत तने यानी अंडरग्राउंड स्टेम। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है प्रकंद यानी राइजोम। इसके उदाहरण है हल्दी, अदरक और केला। जिंजर के उदाहरण से समझिए, ये स्ट्रक्चर है जिंजर का, और इस पर आप जो रेखाएं देख रहे हैं इन्हें कहते हैं पर्वसंधि यानी नोड्स। जब हम इसे भूमि के नीचे रखते हैं तो इन्हीं नोड्स से निकल आती हैं नई कलियां, जो रूपांतरित हो जाती हैं बड़े पौधे में यानी कि मैच्योर प्लांट्स में। तो ये जो नोड्स होती हैं जिंजर के शरीर पर, इसी से नई बड्स बनती है जिससे नया प्लांट ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसके शरीर पर अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटेटियस रूट्स होती हैं, और कुछ कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं आप देख रहे हैं कि नोड से बनी हैं। फिर आता है भूमिगत तने में शल्क कंद यानी बल्ब। एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन, अनियन और गार्लिक। सबके घरों में होता है। आप देखेंगे कि अगर प्याज को हम कुछ समय के लिए रख देंगे तो उसके ऊपरी भाग से, प्याज एक तना है, भूमिगत तना, तो उसके ऊपरी भाग से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकलते हुए आप देख सकते हैं, और साथ में नीचे की तरफ कुछ एडवेंटेटियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ें भी होती हैं। जैसे ही हम इसको बोते हैं या भूमि के नीचे रखते हैं तो इससे नया पौधा ग्रोथ करता है, नया प्लांट निकल आता है। इसी प्रकार से जनन होता है ठीक लहसुन में यानी गार्लिक में भी। अगला प्रकार है भूमिगत तने का स्तंभ कंद, स्टेम ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। ट्यूबर आपने सुना होगा बहुत। उदाहरण है आलू। आलू पे स्कार्स यानी जो निशान होते हैं उन्हें कहते हैं आंखें, पोटैटो आई, और इन्हीं पोटैटो आई से निकलती हैं कुछ कलिकाएं यानी बर्ड्स, और ये बर्ड्स रूपांतरित हो जाती हैं नए पौधे में जब हम आलू को जमीन के नीचे रखते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो स्कार्स थे यानी जो आंखें थी, उससे कुछ अंकुरणशील कलिकाएं निकल आई हैं, और इन्हीं कलिकाओं से नया पौधा बन जाएगा जब इसको हम जमीन के नीचे रख देंगे। अगला प्रकार है भूमिगत तने का घन कंद यानी कॉर्म। इसका उदाहरण है कचालू, जिसे हम अरबी कहते हैं। बोटेनिकल नेम है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। और ये रहा डायग्राम। इसमें आप देखेंगे कि ये भी भूमि के नीचे रखकर तने से नए पौधे का ग्रोथ होता है, तने से ही नया पौधा उग जाता है। तो ये थे भूमिगत तने। अगले प्रकार के तने हैं अर्धवायवीय तने, सब एरियल स्टेम। इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं? पहला आता है ऊपरी भूस्तारी यानी रनर्स। इसका उदाहरण है दूब घास, साइनाडॉन और मर्सिलिया।
इसमें किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? ये एक दूब घास का पौधा है। इसके स्टेम वाले पार्ट से यहाँ से एक क्षैतिज शाखा यानी हॉरिजेंटल ब्रांच निकलती है, जिस पर बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और आगे किसी नोड यानी पर्व संधि से कुछ पत्तियां और जड़ निकल आती हैं और एक नया पौधा वहां पर वृद्धि कर लेता है। फिर उस नए पौधे से एक और क्षैतिज शाखा निकलती है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है, जिस पर बहुत से नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और फिर उसके किसी नोड से एक नया पौधा इसी प्रकार से वृद्धि करता है, और इसी प्रकार से ये पौधा आगे की तरफ वृद्धि करके फैलता जाता है। इस प्रकार वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है रनर यानी ऊपरी भूस्तरी। दूसरा प्रकार है अर्धवायवीय तने का भूस्तरिका यानी ऑफसेट। इसका उदाहरण है जलकुंभी, जिसे हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ या इकोर्निया। जलकुंभी में भी इसके स्टेम वाले पार्ट से एक हॉरिजेंटल ब्रांच निकलती है पानी की सतह के समांतर, और ये आगे वृद्धि करती है, और जहां पर एक नोड बनती है वहीं से कुछ जड़ें और पत्तियां ग्रोथ करती हैं और एक नया पौधा बन जाता है। इस पे जो क्षैतिज शाखा यानी हॉरिजेंटल ब्रांच होती है उस पे बहुत सारे नोड्स नहीं होते हैं, जैसे कि दूब घास यानी कि रनर्स में होते हैं। ये बहुत मुलायम होता है इसका जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होता है, और बहुत जल्दी डीजेनरेट यानी कि समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इस पौधे से भी आगे एक और हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है, जिससे एक नया पौधा बन जाता है। जलकुंभी बहुत तेजी से ग्रोथ या वृद्धि करता है और कुछ ही दिनों में जिस वाटर सरफेस पे उगता है उसे पूरी तरीके से घेर लेता है। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। एक्चुअली इस प्लांट को ऑर्नामेंटल्स यानी सजावटी पौधे के रूप में विदेशों से मंगाया गया था, जिससे कि झील और तालाबों की सुंदरता बढ़ाई जा सके। लेकिन होता क्या है, ये जिस पानी की सतह पर उगता है उसे कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से घेर लेता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है। और इससे क्या नुकसान होते हैं कि जो अन्य जलीय जीव होते हैं या पौधे होते हैं उनका वृद्धि करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। अगला उदाहरण है अर्धवायवीय तने का अंतःभूस्तारी, जिसे हम कहते हैं सकर्स, और इसका उदाहरण है गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम या पिपरमेंट पुदीना। गुलदाउदी के उदाहरण से समझिए, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है, बल्कि वो जमीन के नीचे ग्रोथ करती है और वापस सतह पर आती है, इसलिए वो जमीन की तरफ थोड़ा मुड़ी हुई होती है। यहाँ पर बिल्कुल समानांतर होती है और यहाँ पर जमीन की तरफ मुड़ी हुई होती है, और फिर जब सरफेस पे आती है तो उसके नोड से एक नया पौधा ग्रोथ करता है। इसी प्रकार उस नए पौधे से भी एक भूमिगत ब्रांच निकलती है जो वापस सरफेस पे आती है, और फिर उससे एक नया पौधा ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर जो क्षैतिज शाखा निकल रही है वो भूमिगत होकर वापस सरफेस पर आती है, इसलिए ये थोड़ा जमीन की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये फर्क है सकर्स और रनर में। अगला प्रकार है अर्धवायवीय तने का भूस्तरी स्टोलन। उदाहरण है इसका स्ट्रॉबेरी। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक क्षैतिज शाखा हॉरिजॉन्टल ब्रांच ग्रोथ करती है, लेकिन वो बिल्कुल जमीन के सतह के समानांतर नहीं होती, बल्कि भूमि से थोड़ा सा ऊपर की ओर कर्व बनाते हुए या एक घुमाव बनाते हुए वृद्धि करती है, और आगे चलकर जब भूमि के संपर्क में आती है तो वहां पर कुछ अपस्थानिक जड़ें यानी एडवेंटेटियस रूट्स और कलिकाएं निकलती हैं और एक नया पौधा बन जाता है, और ये प्रकार कहलाता है भूस्तरी यानी कि स्टोलन। इसमें और रनर में क्या फर्क है? रनर में शाखा बिल्कुल भूमि के समानांतर वृद्धि करती है, जबकि स्टोलन में ये भूमि के ऊपर की ओर एक कर्व बनाकर वृद्धि करती है। दूसरा प्रकार है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का जड़ के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। इसके उदाहरण हैं शीशम, बोटेनिकल नेम डेल्बर्जिया सीसो, और शकरकंद जिसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटो। इनके जो रूट्स होते हैं उनमें कुछ विशेष स्ट्रक्चर यानी विशेष संरचनाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड्स से नए प्लांट्स या नए पौधे ग्रोथ करते हैं। अब आता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पत्ती के द्वारा। इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम, जिसे हम कहते हैं पत्थर चट्टा सामान्य भाषा में। इसमें क्या होता है, ये लीफ है एक ब्रायोफिलम की, एक बड़ी लीफ आप देख रहे हैं, और इसके किनारों यानी इसके मार्जिन से जहाँ पे कट होते हैं छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं, और ये धीरे धीरे वृद्धि करके एक मैच्योर प्लांट बना लेती हैं। तो ये है लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का उदाहरण। कायिक प्रवर्धन का दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें पहला प्रकार आता है कर्तन, जिसे हम कहते हैं कटिंग, और इसका उदाहरण है गन्ना, गुलाब या बोगनविलिया। इमेज से समझिए, ये एक पौधा है जिसमें आप देख रहे हैं
कई सारी नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स का मतलब होता है संधियां या गांठें, और इन दो संधियों के बीच में जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं इंटरनोड्स। तो जब भी हम किसी प्लांट की टहनी को काटेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि नोड्स को डैमेज ना पहुंचे। हम हमेशा इंटरनोड वाली जगह से ही काटते हैं। 45 डिग्री के एंगल में ही हमेशा टहनी को काटेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग टिश्यू यानी कि जीवित ऊतक मिट्टी के संपर्क में आ सके। इसके बाद हम इस कटी हुई टहनी में कुछ ऐड करते हैं और वो है ग्रोथ फाइटो हार्मोन्स। यहाँ पे हम ऐड करते हैं ऑक्सिन जो कि एक प्लांट हार्मोन है, और इसके प्रभाव से यहाँ नोड के सामने से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकल आते हैं। अब हम इस प्लांट को मिट्टी में रोप सकते हैं और ये एक वयस्क पौधे के रूप में वृद्धि कर लेगा। इस विधि को हम कहते हैं कटिंग या कर्तन। इसमें दूसरी विधि है, दूसरा मेथड है दाब लगाना, लेयरिंग। ये दो टाइप का होता है, एयर लेयरिंग और दूसरा होता है माउंट लेयरिंग। एयर लेयरिंग का उदाहरण है संतरा, नींबू, अमरूद और लीची। माउंट लेयरिंग का उदाहरण है चमेली और मोगरा, जैस्मिन और मोगरा फ्लावर्स। एक इमेज से इसे समझते हैं। ये एक प्लांट है जिसकी ऊपर वाली टहनी पे, इस टहनी पे हमें करनी है एयर लेयरिंग। तो पहले एयर लेयरिंग को समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टहनी के एक विशेष हिस्से जहाँ से हमें इसे कट करना है, यहाँ पे देखिए हमने बाहर के टिश्यू को निकाल दिया, यानी कि जो डेड सेल थी, बाहर की जो छाल थी उसे हमने निकाल लिया है और अंदर का जीवित ऊतक दिखने लगा है, जो लिविंग टिश्यू है वो दिखने लगा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टहनी को यहाँ से कवर कर लेते हैं मिट्टी और मॉस। एक ब्रायोफाइटा प्लांट होता है मॉस, इन दोनों चीज़ों से हम इसे कवर कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इस जीवित ऊतक वाले हिस्से से कुछ अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट निकल आती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टहनी को यहाँ से काट लेंगे और ध्यान रहे कि जो जड़ों वाला हिस्सा है वो टहनी के साथ ही रहे। अब हम इस टहनी को रोप देंगे मिट्टी में और कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जैसे ही हमने उसमें खाद पानी वगैरह डाला तो वो एक वयस्क प्लांट में ग्रो कर गया, उसने एक नया पौधा बना लिया। तो ये कहलाता है एयर लेयरिंग। दूसरा प्रकार है यहाँ पे माउंट लेयरिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, जो ये निचले वाली टहनी है, इसी पौधे में समझ लीजिए इसे भी, ये जो निचले वाली टहनी है इसको हम थोड़ा और झुकाते हैं और इसे रोप देते हैं मिट्टी में। यहाँ हमने इसे दबा दिया और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये हिस्सा जहाँ पे हमने इसे मिट्टी में दबाया था और जब हमने इसमें खाद उर्वरक और पानी डाला तो हम देखेंगे कि यहाँ से एक नया पौधा ग्रो करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं इस टहनी से और यहाँ पर एक नया पौधा बन जाता है। इसे हम कहते हैं माउंट लेयरिंग। अगला टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का रोपण या ग्राफ्टिंग। इस विधि में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधों को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं ताकि उन दोनों के अच्छे गुण हम एक नए पौधे में प्राप्त कर सकें। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है फच्चर रोपण यानी वेज ग्राफ्टिंग। इसे कैसे करते हैं, इमेज से समझिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने दो प्लांट्स को एक साथ ज्वाइंट किया हुआ है। एक का रूट सिस्टम है यानी जड़ वाला भाग, और एक का तने वाला भाग यानी शूट सिस्टम है। तो जिसका तने वाला भाग होता है उस पौधे को हम कहते हैं कलम या स्कियोन, और जिसका जड़ वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं स्कंद या स्टॉक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं स्टॉक और उसको वी शेप में इस प्रकार से काट लेते हैं। उसके बाद उसमें कलम को फिट करने के लिए उसको इस प्रकार से नुकीला काट लेते हैं ऊपर सूट वाले भाग को। अब दोनों को इस प्रकार से फिट कर लेते हैं और अच्छे से बांध लेते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि वो इस प्रकार से जॉइंट हो जाते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि दोनों पौधों का जो कैम्बियम है वो आपस में संपर्क में आ जाए, तभी ये आसानी से जुड़ पाएंगे। इस प्रकार ग्राफ्टिंग करने से क्या फायदा होता है, माना कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स के प्लांट्स हैं। ये एक पौधा है जिसका जड़ सिस्टम यानी कि जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, और ये दूसरा पौधा है जिस पे बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं लेकिन इसका रूट सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हमें इस अच्छे फ्लावर वाले पौधे के लिए एक अच्छा रूट सिस्टम यानी एक अच्छा जड़ तंत्र चाहिए। इसलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब जो ये नया पौधा हमें मिला है, इसका जड़ तंत्र यानी कि रूट सिस्टम भी बहुत अच्छा है और इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे होंगे। और इसीलिए हम ग्राफ्टिंग में दो पौधों को जोड़ते हैं ताकि दोनों के गुण एक नए पौधे में हम प्राप्त कर सकें। दूसरा प्रकार है रोपण का जिह्वारोपण, जिसे हम कहते हैं विप और टंग ग्राफ्टिंग। ये बहुत सिंपल तरीका है। इसमें हम स्टॉक और स्कियोन यानी कि कलम और स्कंद को 45 डिग्री के एंगल पे काट लेते हैं और दोनों को इस प्रकार से जॉइंट कर लेते हैं। कपड़े से अच्छी तरीके से बांध लेंगे
दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है ताकि ये आसानी से जुड़ सकें, इनका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और कुछ समय बाद ये दोनों पौधे आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा रूट सिस्टम और अच्छा शूट सिस्टम, यानी अच्छा जड़ और अच्छा तना, इसे हम कहते हैं जीवारोपण। इसमें अगला प्रकार है मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। ये बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्टॉक लेते हैं और स्टॉक का पोर्शन बड़ा होता है, यानी जड़ तंत्र एक बड़े पौधे का होता है, और इसमें हम लगा देते हैं अलग अलग कलम यानी स्कियोन को, जिससे हम एक ही पौधे में बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंबाइंड कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं। ये इसमें अच्छा जड़ तंत्र मिल जाएगा और इन अलग अलग टहनियों यानी अलग अलग कलम से इस पौधे में अच्छे फ्लावर्स या अच्छे फ्रूट्स मिल सकते हैं। इसे हम कहते हैं मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। जब एक स्कंद में बहुत सारे कलम या बहुत सारे स्कियोन को ज्वाइंट कर लिया जाता है ताकि एक ही पौधे में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को प्राप्त कर सकें, इसे हम कहते हैं मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। तो अब तक के लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था एपोमिक्सिस को, तो क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे पौधों के नाम बताने हैं जिनमें नेचुरली एपोमिक्सिस पाया जाता है। इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जीवों में लैंगिक जनन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।